सोचने और कर गुजरने के लिए अभी कई घंटे पड़े थे। कुछ देर पलंग पर लेटे हुए आराम से सोचने के बाद मैंने फोन का रिसीवर उठाया। उधर से मेरे एडवोकेट के सेक्रेटरी की आवाज आई। मैंने उसे बतलाया कि मैं उसके बॉस से फौरन मिलना चाहती हूँ। उसने कहा, इत्तेफाक है मैडम कि आज वकील साहब का कोई केस कोर्ट में नहीं था और वह इस समय ऑफिस में ही है। इसके बाद उसने वकील से मेरी बात करवाई। मैंने उनसे कहा कि मेरी जायदाद के कागजात लेकर यदि वो फौरन घर आ सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। शाम 4 बजे आ जाऊंगा। वकील को आश्चर्य तो हुआ होगा, पर उसने जवाब दिया। मैंने बात खत्म कर दी और टेलीफोन डायरेक्टरी के पन्ने पलटने लगी। अब मुझे मुकुंद माहेश्वरी का फोन नंबर चाहिए था। जरूरी नहीं था कि मिल ही जाए। हो सकता है फोन उसके नाम से ना होकर दुकान के नाम हो, और दुकान का क्या नाम है मुझे मालूम नहीं, पर मैंने सोचा कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। मुकुंद के नाम फोन था। पते में करोल बाग छपा था। मेरा माथा ठनका। मुकुंद ऐसा नाम है कि कई मुकुंद माहेश्वरी हो सकते हैं। हो सकता है यह वह मुकुंद माहेश्वरी ना हो। अगर मैंने किसी और मुकुंद को फोन मिलाकर बात शुरू कर दी तो वह उखड़ जाएगा। फोन करूं या ना करूं, इसी ऊहापोह में बड़ी देर पड़ी रही थी। फिर सोचा, करने में क्या हर्ज है। कोई और होगा तो बिगड़कर 1-2 बातें ही तो सुनाएगा और फोन काट देगा। इससे ज्यादा वह और क्या करेगा। ठीक है, करती हूं फोन। मैंने रिसीवर उठा लिया, पर नंबर डायल करते हुए थम गई। बात किस तरह शुरू करूंगी? जो जानना चाहती हूं वह किस तरह जान पाऊंगी? कुछ पलों तक सोचकर तय किया, फिर अंगुली डायल पर घुमानी शुरू कर दी। उधर से आवाज आई, यस मिस्टर मुकुंद माहेश्वरी। मैं आवाज में मिठास भरकर बोली, जी नहीं, मैं मुकुंद का फादर बोल रहा हूं। आप कौन? मैं संभली। जी, मैं प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बात करना चाहती थी। मुकुंद बाबू कब मिलेंगे या उनसे कहाँ बात करूं? वह तो सदर में दुकान पर होगा। बुजुर्ग आवाज आई। प्रॉपर्टी के बारे में क्या जानना चाहती हैं आप? हमारे रिकॉर्ड में पिछले 2 साल से उनका टैक्स जमा नहीं है, मैंने रौबदार आवाज में कहा। हम चाहते हैं कि अगर आपने टैक्स भर दिया है तो हमें रिसीट्स भेज दीजिए, और अगर नहीं भरा है तो वैसी सूचना दीजिए ताकि आपको बकाया का अकाउंट भिजवा सकें। वृद्ध हंसा। कमाल है, हमारे देश का कोई ऑफिस इतना समझदार कैसे हो गया कि वह व्यक्तिगत रूप से हर नागरिक से संपर्क साधने लगा। खैर मैडम, हम लोगों ने वक्त पर टैक्स अदा किया है और हमारे पास रसीदें भी हैं, मगर हमारे रिकॉर्ड में तो किन्हीं मिसेस माहेश्वरी का नाम। उसने बात काट दी। बेशक होगा, वह मुकुंद की वाइफ करुणा माहेश्वरी का होगा। आधी जायदाद उसी की है और आधा टैक्स मुकुंद के नाम पर जमा होता है। पर क्या? मैंने जानबूझकर आवाज में आश्चर्य पैदा किया। यहाँ तो उनके नाम के साथ कुछ अलग पता लिखा हुआ है। क्या दोनों अलग अलग रहते हैं? जी हाँ। उधर से आ रही बुजुर्ग आवाज तनिक रुक कर बोली, करुणा अपने मायके में रहती है। उनका पोस्टल एड्रेस दे सकेंगे आप? मुकुंद के पिता ने बहू का पूरा पता दिया। मैंने उन्हें धन्यवाद देकर फोन काट दिया और गैलरी में निकल आई। दोपहर खिसकने लगी थी। सर्दियों के मौसम में शाम जल्दी होने लगती है। शाम के साथ ही आलस बढ़ता है। एक तरह से लेटने का मन हो आता है, खासतौर से तब जब आप घर में अकेले हों। मैंने निगाहें सामने की सड़क पर जमा दी। ज्यादा चहल पहल नहीं है, पर यह हमारे मकान का भी पिछवाड़ा है और मुख्य मार्ग का भी। बबलू के स्कूल के लिए करीब यही पड़ता है। इस कारण मैं दोपहर के वक्त जाने अनजाने यहाँ आ खड़ी होती हूँ।
इस विचार से मेरे मन में हल्की सिहरन हुई कि अब योजना के अनुसार मुझे जल्दी ही अपनी यह आदत छोड़नी होगी। यही नहीं, बबलू को लेकर जो मेरे मन में ममता है उसे भी कुछ वक्त के लिए दबाना होगा। ये सब किए बिना मैं विमल और रुचि को सबक नहीं दे सकती। मुझे ठीक तरह याद नहीं कि मैं वहां कितनी देर खड़ी यहाँ वहां देखती रही। बस इतना भर याद है कि मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ रुचि की कहानी और मेरी योजना की उधेड़ बुन चल रही थी। कई सवाल उठ रहे थे। सबसे पहला तो ये कि मैं जो कुछ करने जा रही हूँ उसके परिणाम क्या होंगे। मैंने अपने झूठे और छली पति विमल के साथ साथ सामाजिक तौर पर निहायत गैर जिम्मेदार औरत रुचि को अपनी तरह दंड देना तय कर लिया था। मैंने ध्यान रखा था कि दोनों में से किसी को भी शारीरिक तौर पर किसी तरह का कष्ट ना हो, पर मैं ऐसी व्यवस्था पूरी तौर पर करने जा रही थी जब विमल और रुचि मानसिक तौर पर काफी कष्ट झेलने वाले थे। आखिर यही सब तो उन्होंने मेरे साथ किया है। इसकी सजा भी इसी तरह दी जा सकती है। मैंने सोचा और पाया कि मैं सब कुछ ठीक ठाक और सही करने जा रही हूँ। थोड़ी ही देर में मेरा वकील आने को है। मैंने योजना फिर से सहेजी, उससे क्या कुछ किस तरह करवाना है। फिर अपने कमरे में आ बैठी। आहूजा मेरे वकील का यही नाम है। वह ठीक 4 बजे यहाँ आ पहुंचेगा। मैंने दीवार घड़ी पर एक नजर डाली। 3:45 बजे हैं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, पर मैं उसे अपना पूरा आत्मबल लगाकर थामे हुए हूँ। आहूजा से सारी बात इस तरह करनी होगी कि वह पूरी तरह मेरे विश्वास में रहे। शादी से पहले अक्सर आहूजा का मेरे माता पिता से वास्ता पड़ता रहता था और उस दौरान वह मुझसे भी काफी मिलता जुलता था। पर जब से मैं विवाह कर विमल की पत्नी बन गई, तब से आहूजा का ज्यादा वास्ता विमल से ही पड़ता रहा है। वह मेरी तुलना में विमल के अधिक करीब है। मुझे बात शुरू करते हुए सबसे पहले आहूजा को विश्वास में लेना होगा। मुझे मालूम है कि आहूजा वृद्ध आयु वाला इमोशनल आदमी है। बहुत कठिनाई नहीं होगी उसका विश्वास सहेजने में। सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। मैंने लपक कर उसे रिसीव किया। हेलो, मैं विमल हूं डार्लिंग, उधर से आवाज आई। मैं बुरी तरह झुंझला उठी। जी हुआ कि इसी वक्त उसे 50 गालियां दे डालूं, पर मैंने जबड़े कसकर अपने आप को रोके रखा। कहा, कहो क्या बात है। आज तो काम कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है रचना डियर। लगता है आज रात भर काम करना होगा। मुझे बहुत देर हो जाएगी। शायद आज सुबह तक ही लौट पाऊं। कितनी मीठी आवाज में झूठ बोल रहा है। मैं मन ही मन सुलग उठी, पर अपनी जलन संभालते हुए मैंने कहा, ठीक है विमल, मुझे अब जैसे इन सब की आदत होने लगी है, पर सुबह तो जरूर आ जाओगे ना। 100% माई लव, वह बोला। इससे पहले कि वह फोन काटे, मैंने अपनी योजना के अनुसार चक्कर चला दिया। सुबह जरूर आ जाना, क्योंकि शाम तक मैं भी कहीं जाना चाहती हूँ। वह बुरी तरह चौंक गया। असल में पुरुष की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वह खुद तो अपनी मनचाही जिंदगी जीते रहना चाहता है, और जब उसकी पत्नी तनिक आजादी चाहती है, तब उसका पौरुषे एकदम पारे की तरह बिखर कर उसके सारे फौलादी व्यक्तित्व को जार जार कर डालता है। विमल ने कुछ परेशान स्वर में पूछ लिया, कहाँ? तुम्हें कहाँ जाना है? मैं हंसी। हालांकि इस हंसी में उसके लिए उपेक्षा थी, पर वह समझा होगा कि मैं सहज हंसी हूँ। कहा, डरो मत, मैं किसी प्रेमी के साथ नहीं जा रही हूँ। सुबह आओगे तो बतला दूंगी। उसने एक खिसियानी हंसी हंसकर फोन काट दिया। मैंने गहरी सांस ली। फोन का रिसीवर क्रेडिल पर रखा ही था कि डोर बेल बज उठी।
मेरी आंखें पल भर में दीवार घड़ी पर पहुंच गई। 4 बजा था। अगले ही पल मैं दरवाजा खोल रही थी। कैसी हो रचना बेटी? आहूजा बड़बड़ाते हुए बैग लेकर अंदर आए और मेरे कुछ कहने से पहले ही सोफे में धंस गए। मैं उनके सामने वाली कुर्सी में जा बैठी। पूछा, अंकल आप चाय लेंगे या कॉफी? कुछ भी नहीं बेटी, उन्होंने कहा। जल्दबाजी में तुमसे कह तो बैठा कि 4 बजे आऊंगा, पर बाद में मुझे याद आया कि मेरी बेटी दामाद 5:30 की फ्लाइट से आ रहे हैं। अब जल्दी से बतलाओ क्या काम है? उन्होंने अपनी नोटबुक और कलम निकालते हुए पूछा। ओहो, पर चाय बनने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आहूजा अंकल, मैंने कहने के लिए कहा। हालांकि मैं इस बात से खुश थी कि वक्त की कमी के कारण वह ज्यादा कुरेदा कुरेदी नहीं करेंगे। उन्होंने चाय के लिए साफ इनकार किया और कहा कि काम की बात शुरू करूं। मैंने वैसा ही किया। पापा और उनके संबंधों का हवाला देते हुए मार्मिक ढंग से बतलाया कि शादी के 10 साल बाद भी मैं कैसी असुरक्षा अनुभव कर रही हूँ। इस असुरक्षा से बचाव की खातिर ही मैंने उन्हें यहाँ तक आने की तकलीफ दी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे मेरी जायदाद का पूरा विवरण मिल जाए और मैं उसकी एक खास तरह की वसीयत तैयार करवा दूं, ताकि विमल मेरे साथ अगर किसी दिन ज्यादती पर उतर आए तो ऐसा वैसा कुछ भी ना कर सके। आहूजा ने गंभीरता से सब कुछ सुना। मेरी छलछलाई आंखों से थोड़ा द्रवित हुए, फिर बोले, तुम्हारे पास काफी कुछ है बेटी, जिसकी एक लिस्ट मैं साथ लाया हूँ। उन्होंने बैग में से वह लिस्ट निकालकर मेरी ओर बढ़ा दी। तुम्हारा विमल कुछ नहीं कर सकता। तुम अपनी सेफ्टी के लिए जो वसीयतनामा तैयार कर रही हो, उसका ड्राफ्ट मैं कल अपने असिस्टेंट के हाथ तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। वह इस तरह का होगा कि तुम्हारे रहते हुए ही वह उस सब का उपयोग कर सकेगा जो तुम्हारे पास है। पर अगर तुम 2 दिन के लिए भी घर से बाहर जाओगी तो वह इस घर और इस जायदाद के किसी भी आइटम का कोई उपयोग नहीं कर सकेगा। मगर अंकल, वह मुझसे झगड़ा करने लगे तो? मैंने बड़ी मासूमियत से आहूजा को देखा, फिर कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसे मेरे तनाव और चिंता को लेकर आशंका हो। वकील हंसा, उठते हुए बोला, रचना बेटी, तुम जरा भी परेशान मत हो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे तनाव और चिंता का क्या कारण है। मैं परेशान हुई, कुछ घबराई भी। क्या वो भी जानते हैं कि? मेरे सोचने से पहले ही वृद्ध वकील ने कहा, सारा शहर उस फैशन डिजाइनर और तुम्हारे पति के संबंधों के बारे में जानता है। उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर वह तुमसे कुछ पूछे तो कह देना कि तुम कुछ नहीं जानती। वह मुझसे बात करे और मैं जानता हूँ कि इस तरह के लोगों से किस तरह भुगता जाता है। मुस्कुराते हुए उन्होंने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। इसके पहले कि मैं और कुछ पूछ सकूं, वह बाहर निकल गए। एक बार फिर मेरे भीतर से मेरा अपना आप ही सवाल करने लगा था, क्या जो कुछ मैं करने जा रही हूँ वह ठीक है? तुरंत ही मैंने स्वयं को जवाब दिया था, हाँ यही ठीक है। ये सच है कि जो कुछ मैं करूंगी वैसा किया नहीं जाता, पर यदि एकाध बार किया जाए तो लोगों के लिए मिसाल के तौर पर काम आएगा। मैं निश्चित होकर ड्राइंग रूम में चली आई थी। बबलू के आने का समय हो रहा है। वह रोजाना 5 और 5:30 के बीच घर आ जाता है और आते ही मुंह हाथ साफ कर डाइनिंग टेबल पर जा बैठता है। मम्मी कुछ खाने के लिए दो। मैं दोपहर से ही उसके लिए कोई ना कोई चीज बना कर रखती हूँ। वह उसे देकर खुद एक प्याला चाय उसके साथ पीती हूँ। वह दिन भर में स्कूल में होने वाली कुछ न कुछ घटनाएं सुनाता रहता है और मैं उन सब में ऐसे रुचि लेती हूँ जैसे मैं उसकी हम उम्र कोई दोस्त हूँ। वह इससे खुश होता है और उसकी खुशी मुझे भी अजब सा सुकून देती है। पर आज वैसा कुछ नहीं हुआ। बबलू रोज की तरह वक्त पर आया।
मैंने उसके साथ चाय पी, बातें भी सुनी, किंतु सुनकर भी जैसे कुछ अनसुना होता रहा। मैं ये सोचकर मन ही मन तकलीफ झेलती रही कि जल्दी ही मैं बबलू से दूर हो जाने वाली हूँ और फिर मुझे ये स्नेहिल बातें अंत तक सुनने को नहीं मिलेंगी। शायद मासूम बबलू भी मेरे प्यार के लिए तरस जाएगा। यह सोचकर कुछ पलों के लिए मेरा निर्णय कमजोर हो उठा, पर जल्द ही मैंने अपने आप को संभाला। नहीं, मैं इन क्षणिक भावनाओं के आवेश में ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो विमल जैसे चरित्रों को समाज में खुला खेलने दे और दूसरों को भी हौसला दे। नाश्ते के बाद बबलू रोज की तरह खेलने चला गया और मैं पुनः अकेली हो गई। इस अकेलेपन से मुझे कभी उतना कष्ट नहीं हुआ था जितना इधर कुछ दिनों से होने लगा है। विमल की अनुपस्थिति के ढेरों दिन मैंने इसी घर में काटे हैं, पर किसी दिन का कोई क्षण कभी बोझिल नहीं बना। अब जबकि मुझे मालूम हो गया है कि मेरा पति मुझसे छल करता रहा है, मेरे लिए न केवल अपने अकेलेपन का हर एक पल टीस पैदा करने लगा है, एक घाव जैसा दर्द देने लगा है। इस ख्याल से मैं खुद को बीमार अनुभव करने लगी हूँ कि विमल मुझसे न जाने कब से कैसे कैसे और कितने धोखे करता रहा है। उन क्षणों के बारे में सोचकर मुझे अपने आप में एक लिजलिजापन सा महसूस होने लगा। अब भी मैंने ऐसा ही अनुभव किया। इस विचार ने मेरी पीड़ा कुछ अंशों में कम की कि अब जल्दी ही विमल को भी ऐसे ही दर्द से दो चार होना पड़ेगा। शाम ढलने को थी और अपनी योजना के अनुसार काम करने के लिए मेरे पास खास कुछ नहीं था। मैंने किसी तरह समय काटा और अगले दिन का कार्य मैं दिमागी तौर पर बुनती रही।